दोस्तों, हाल ही में मैंने धनुष और नागार्जुन सर की एक जबरदस्त मूवी को देखा है। शुरू में मुझे लगा था कि ये कोई ड्रामा मूवी होगी, इसलिए मैंने काफी रिकमेंडेशन के बाद भी उसको नहीं देखा। पर हाल ही में जब मैंने इसकी कहानी को सुना और फिर देखा तो समझ में आया कि लोग क्यों बार बार कमेंट करके इसे एक्सप्लेन करने को कह रहे थे। इसलिए मैं भी फिलहाल कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा और मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी बातों पर डिस्कस करूंगा। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसे आप प्राइम वीडियो पर जाकर जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो मूवी में एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर आप उनको अभी समझ लेंगे तो आप आसानी से इससे रिलेट कर पाएंगे। तो मूवी में एक जगह दिखाई गई है जहाँ पर सरकार कई सालों से खनिज और मिनरल्स ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की इंस्पेक्शंस के हिसाब से उस जगह पर काफी मिनरल्स मौजूद थे। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि कई साल होने के बाद भी अब तक किसी के हाथ में कुछ नहीं लगा था। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ एक नहीं बल्कि अरबों जिंदगियों को बदल देता है और यहीं से शुरू होती है आगे की कहानी। तो मूवी की शुरुआत होती है बंगाल की खाड़ी से, जहां पर काम कर रहे लोगों को वहां बहुत सारे कच्चे तेल का भंडार मिलता है। अब ये भंडार ऐसा है कि मानो कोई अनमोल खजाना हो, क्योंकि इसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। अब लोगों का मानना था कि अगर ये तेल हमारे देश को मिल जाए तो अगले 15 सालों तक हमें किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि जब इस जगह पर इंस्पेक्शन का काम चल रहा था तब से एक अमीर बिजनेसमैन की नजर इस जगह पर थी। लेकिन इतने सालों तक जब कुछ नहीं मिला तो उसने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था। पर फिर भी उसने वहाँ के वर्कर्स को इस बात के लिए रिश्वत दे रखी थी कि अगर वहाँ कुछ मिलता है तो इसके बारे में वो सबसे पहले उसे बताएं, बाद में अपने सीनियर्स और सरकारी महकमे को। इस तरह आज जब तेल मिलता है तो वर्कर्स फौरन इस बात की खबर उस बिजनेसमैन को दे देते हैं। पर अब तक वो आदमी काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसका बेटा नीरज अब इस चीज पर काम करना शुरू करता है। अब भले ही नीरज को ये खबर मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो पहले अपने सोर्सेस से ये पता करता है कि कहीं ये खबर किसी को पता तो नहीं चल गई। और जब उसे एहसास होता है कि अभी ये खबर दबी हुई है तो वो आगे का काम शुरू करता है। हालांकि ये काम उसके लिए आसान नहीं था, पर इस वक्त उसके लिए एक एक मिनट बहुत ही कीमती था। इसलिए वो फौरन रातों रात एक मीटिंग बुलाता है जहां वो सिदप्पा नाम के एक दबंग मंत्री को भी शामिल करता है। अब नीरज सिदप्पा के सामने सारी बातें खोलकर रख देता है। वो कहता है, अगर ये तेल देश को मिला तो आपका इलेक्शन जीतना तय है, पर उससे आपको कुछ खास हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि मंत्री आप एक बार, 2 बार या 3 बार ही बन पाएंगे। लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आपकी 7 पुश्तें भी उन पैसों को खर्च नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर सिदप्पा का दिमाग घूम जाता है और वो उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। फिर वो उसे सुझाव देता है कि अगर इस काम को थोड़ा घुमा फिरा कर किया जाए तो लोगों में आपके लिए सहानुभूति बढ़ेगी, जिससे आपको वोट भी मिल जाएगा और साथ ही मेरे प्लान के हिसाब से हजारों करोड़ों रुपए भी मिल जाएंगे। वो कहता है कि इसके बाद आपको आने वाले एक भी इलेक्शन में फंडिंग के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस तरह से सिदप्पा नीरज की बातों से इम्प्रेस हो जाता है और आखिर में दोनों के बीच में एक डील फाइनल हो जाती है। पर अब सवाल था कि आखिर ये डील क्या थी। तो डील ये थी कि नीरज सिदप्पा को उस तेल के बदले 1 लाख करोड़ रुपए देगा, जिसमें से वो 50,000 करोड़ ब्लैक में और 50,000 करोड़ व्हाइट में देने का फैसला करता है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो वर्कर्स उस जगह पर मौजूद थे, अगर फ्यूचर में उन्होंने कभी अपना मुंह खोल दिया तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह अब नीरज सिदप्पा के साथ डील फाइनल करके सबसे पहले उस जगह के सारे लोगों को मौत के घाट उतरवाता है, जो तकरीबन 100 से 200 लोग थे। और फिर वो पैसे देकर मीडिया में ये खबर फैला देता है कि बंगाल की खाड़ी में तेल ढूंढने गए शिप पर ब्लास्ट हो गया, जिसमें सारे लोग मारे गए। तो इससे हुआ ये कि सिदप्पा ने अपने पॉलिटिकल टर्म्स के चलते पहले उस पूरी जगह को सील करवा दिया और फिर उसके बाद मरे हुए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने चला गया, जिससे उन लोगों के परिवारों का गुस्सा भी शांत हो गया और जनता के अंदर उसके प्रति सिंपैथी भी आ गई, जैसा कि नीरज का प्लान था। अब एक काम तो खत्म हो चुका था, लेकिन सिदप्पा को वो जगह नीरज को दिलवाने से पहले डील के पैसे चाहिए थे। जैसा कि डिसाइड हुआ था कि नीरज उसे 1 लाख करोड़ रुपए देगा, जिसमें से 50,000 करोड़ व्हाइट और 50,000 करोड़ ब्लैक में देने होंगे। लेकिन नीरज के सामने इस डील को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। असल में वो ब्लैक मनी तो आसानी से ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन व्हाइट मनी का इंतजाम कैसे हो, ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। तो इसके लिए नीरज अपने पिता से सलाह लेता है और फिर काफी देर सोचने के बाद उसका पिता
उससे एक ऐसे आदमी का जिक्र करता है जो इस काम को पूरा कर सकता था। वो बताता है कि कुछ सालों पहले दीपक तेज नाम के एक आदमी का चारों तरफ हल्ला था। वो एक सीबीआई ऑफिसर था जो अपने दिमाग के चलते हम जैसे लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ था। आए दिन हम लोग एक दूसरे से मीटिंग करते रहते थे ताकि उसकी नजरों से अपना पैसा छुपाया जा सके, क्योंकि वो कभी भी और किसी के भी पास रेड करने पहुंच जाता था, वो भी पक्के सबूतों के साथ। अब नीरज पूछता है कि अगर वो ऐसा आदमी था तो फिर हमारा ये काम क्यों करेगा? तो उसका पिता कहता है कि एक बार उसने एक साथ कई लोगों के पास रेड डाली, जिसमें से एक हम भी थे, और मेरे पास से उसने 100 करोड़ रुपए रिकवर किए थे जो कि ब्लैक मनी था। और फिर हम सभी ने मिलकर एक झूठा केस बनाया और उसमें उसे फंसा दिया, जिसमें उसको 10 साल की सजा मिली थी। वो कहता है कि अब पूरे 5 साल बीत चुके हैं और उसकी सजा में अभी 5 साल बाकी हैं। अगर हम उसको इस वक्त जेल से निकाल लें तो वो ये काम कर सकता है। पर नीरज पूछता है कि अगर वो इतना ईमानदार आदमी था तो अब हमारी बात क्यों मानेगा? जिस पर उसका पिता कहता है उसकी फैमिली इस दुनिया में परिवार के मोह के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि परिवार के मोह में वो मान जाएगा। इस तरह अब नीरज फौरन जेल में दीपक से मिलने जाता है और उसे अपना ऑफर देता है। वो ये तो नहीं बताता कि एक्चुअल काम क्या है, लेकिन इतना कहता है कि अगर हमारा काम करोगे तो जेल से बाहर आ जाओगे, साथ ही तुम्हें बस अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। अब दीपक समझ चुका था कि अगर उसे बाहर निकालने की बात हो रही है तो वो काम भी काफी बड़ा होगा। हालांकि दिमाग इस्तेमाल करने की बात थी तो वो ये भी समझ चुका था कि ये काम किसी का कत्ल करना नहीं होगा, बल्कि जरूर ब्लैक मनी से जुड़ा होगा। लेकिन फिलहाल दीपक उसका ऑफर ठुकरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगली हियरिंग में उसे बेल मिल ही जाएगी, क्योंकि उसके पास एक मजबूत दलील थी और उसे कानून के ऊपर पूरा भरोसा था। पर जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं होता और उसकी सजा बरकरार रहती है, जिससे उसका भरोसा सरकार और कानून से उठ जाता है। इसके बाद नीरज वापस उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि तुम तो कोर्ट में हार गए, फिर अब क्या करोगे? हमारे साथ काम या फिर जेल में वापस जाओगे? तो इस तरह वो आखिर में नीरज से हाथ मिला लेता है और फिर कुछ ही दिनों में उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, या मान लो कि नीरज उसे बाहर निकलवा लेता है। फिर हम देखते हैं कि दीपक की फैमिली में उसकी बीवी और बेटी थी और उसकी बेटी को कभी ये नहीं बताया गया कि उसका पिता जेल में था, बल्कि उससे यही कहा गया कि वो दुबई में है। इसीलिए अब जेल से रिहा होने के बाद वो एयरपोर्ट पर अपनी बेटी से मिलता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी को यही लगे कि वो दुबई से लौटा है। अब 5 साल के बाद फैमिली से मिलकर उसे एक नई खुशी मिलती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। यानी नीरज के पिता ने जो सोचा था वो एकदम सच था। अब अगले दिन दीपक नीरज से मिलने जाता है, जहां नीरज उसे सारी प्लानिंग समझाता है कि तुम्हें जेल से सिर्फ एक काम के लिए निकाला गया है। वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ मेरे 1 लाख करोड़ रुपए मैनेज करना है, लेकिन उस पैसे का क्या हो रहा है और क्या होने वाला है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नीरज बताता है कि वो पैसे सिदप्पा के पास जाएंगे, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए तो मैं ब्लैक मनी के जरिए उसके पास भेज दूंगा, लेकिन असली दिक्कत है बाकी के 50,000 करोड़ रुपए जो मुझे ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करके सिदप्पा को देने होंगे, और इसी काम को करने के लिए तुम्हें जेल से रिहा करवाया गया है। अब ये सुनकर दीपक एक प्लान बनाता है और उससे कहता है कि पहले हम 4 अनजान लोगों को ढूंढेंगे, ऐसे लोग जिनके आगे पीछे कोई ना हो, और फिर हम उनके नाम पर कुछ कंपनियां बनाएंगे जिनमें हम हवाला के जरिए 10-10 हजार करोड़ रुपए डालेंगे और फिर वो पैसा सिदप्पा तक व्हाइट मनी के रूप में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन नीरज यहाँ पर एक सवाल उठाता है कि मान लिया कि हमने 4 ऐसे लोगों को ढूंढ भी लिया, पर हम उनके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे? अगर उन्होंने हमें धोखा दे दिया तो इस पर दीपक मुस्कुराकर कहता है कि इस पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लोग आम भिखारी होंगे जो ना तो पढ़े लिखे होंगे और ना ही समझदार। उन्हें तो बस इतना पता होगा कि हम एक NGO वाले हैं जो उनकी जिंदगी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको हम पर शक ना हो। बाकी सब कुछ जैसा होगा वैसा हमेशा चलता रहेगा। अब दीपक का प्लान नीरज और उसके पिता को बहुत पसंद आता है, जिसके बाद नीरज अपने आदमियों को काम पर लगा देता है और उसके लोग ठीक वैसे ही भिखारियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जिनके आगे पीछे कोई ना हो और जो दिखने में ठीक लगे। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देवा नाम के एक भिखारी को देखते हैं जो तिरुपति मंदिर में एक भिखारी था। यहाँ हमें पता चलता है कि देवा दिल का बहुत ही साफ और नेक किस्म का आदमी था। जब भी कोई अनजान शख्स मर जाता और उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होता तो देवा उसका अंतिम संस्कार करवाता था और उसे लेकर जाता था। यानी एक तरह से वो लावारिश लाशों को उनके अंतिम पड़ाव तक पहुंचाता था, और वो ऐसा इसीलिए करता था क्योंकि
क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो इस जन्म में इन लोगों का अंतिम संस्कार करेगा तो अगले जन्म में उसे भिखारी नहीं बनना पड़ेगा और भगवान उसकी जिंदगी को बदल देंगे। फिर एक रात जब सारे भिखारी सो रहे थे तभी दीपक के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने हिसाब से सभी लोगों को एक एक करके चेक करने लगते हैं। तभी उनकी नजर देवा पर पड़ती है, जो ठीक से बोल भी रहा था और चल फिर भी रहा था और दिखने में एकदम सीधा साधा इंसान मालूम पड़ रहा था। तो अब वो लोग बिना देरी किए उसे वहाँ से ये कहकर ले जाते हैं कि हम तुम्हें ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ एनजीओ तुम्हारी देखभाल करेगा और जहाँ तुम्हें काम भी मिलेगा और पैसा भी, ताकि तुम आम लोगों जैसी जिंदगी जी पाओ। फिर वहाँ पहुंचकर देवा को पता चलता है कि उस जगह पर उसके जैसे 3 और लोग हैं, जिनमें से एक लड़की भी है और उसका नाम है खुशबू। खुशबू को देखने से देवा को पता चलता है कि वो फिलहाल पेट से है, इसलिए वो ये सोचकर खुश होने लगता है कि आने वाले बच्चे की जिंदगी भी उसकी माँ के साथ सुधर जाएगी। खैर, जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो दीपक उनके सामने आता है जैसे कि वो उस एनजीओ का मालिक हो। फिर वो उन्हें साफ सुथरा खाना देता है और इसके बाद साफ कपड़े पहनाकर उनकी वेशभूषा पूरी तरह से बदल दी जाती है। अब सब कुछ ठीक जा रहा था और धीरे धीरे ये लोग वहाँ के माहौल में ढलते जा रहे थे। पर इसी बीच वहाँ पर एक लोबो नाम का आदमी भी था जो अक्सर इन सभी को हैरास करता था। हालांकि वो कुछ ज्यादा बताता नहीं था, बस यही कहता था कि फ्री की मौज ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो इस तरह वो उन चारों को बहुत परेशान करता था। लेकिन यही चीज एक दिन दीपक नोटिस कर लेता है, जिसके बाद वो फौरन लोबो के पास जाकर उसका दिमाग ठिकाने लगा देता है। वो उससे कहता है कि इन लोगों के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि ये लोग बहुत ही खास हैं और हमारे लिए बहुत काम में आने वाले हैं। अगर इन्हें कुछ हुआ तो सबसे पहले तुम अपने बारे में सोच लेना। फिर हम देखते हैं कि देवा को वहाँ बहुत अच्छा लगता है और ऊपर से जिस तरह से दीपक उन सभी का ख्याल रखता था तो वो उसको अपना बड़ा भाई मानने लगा था। और सिर्फ देवा ही नहीं बल्कि दीपक भी उसके प्रति थोड़े इमोशंस रखता था, क्योंकि उन चारों में सिर्फ वही था जो दीपक को एक भाई मानकर चलता था, ना कि एनजीओ का मालिक। दीपक उनका पूरा ख्याल रखता है और उन्हें हर जगह जाने की आजादी देता है और इस तरह से वो सभी धीरे धीरे दीपक पर अंधा विश्वास करने लगते हैं। वो समझते हैं कि ये आदमी उनकी जिंदगी का देवता है जो उनको नरक जैसी जिंदगी से वापस ले आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की पहचान पूरी तरह से बदल दी जाती है और फिर वक्त आने पर बिना उनको बताए चारों के नाम पर कंपनियां बना दी जाती हैं। दूसरी ओर अब नीरज और उसके पिता ये डिसाइड करते हैं कि जब चारों के नाम पर कंपनी का काम शुरू हो जाएगा और सिद्धप्पा को उसके पैसे मिल जाएंगे तो उसके बाद हम कोई रिस्क नहीं लेंगे और उन चारों को मार देंगे ताकि आगे से कोई कभी भी अपना मुंह ना खोल सके। फिर इस तरह वो दिन आ जाता है जब पहले आदमी की कंपनी का पैसा सिद्धप्पा के पास ट्रांसफर हो जाता है और फिर लोबो नीरज के कहने पर उसे बहुत क्रूरता से मार डालता है, जिसके बारे में बाकी तीनों को कानों कान खबर नहीं होती। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि देवा और उसके साथी उस पहले आदमी का इंतजार कर रहे थे कि आज वो वापस नहीं लौट कर आया और उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। जिसके बाद उन्होंने वो सारी बातें दीपक को बता दी। आज हमारा एक साथी गया तो था लेकिन वापस नहीं आया, जरा उसको ढूंढिए ना। लेकिन तभी दीपक को समझ में आ जाता है कि ये चल क्या रहा है। पर फिलहाल वो उन तीनों से कहता है कि तुम लोग घबरा क्यों रहे हो, उसको मैंने ही अगले काम पर भेजा है और वो भी तब जब वो खुद उस काम को करना चाहता था, इसलिए तुम लोग भी खुद पर ध्यान लगाओ। अब इन लोगों से तो दीपक ये सब कह देता है, लेकिन वो समझ जाता है कि जरूर उस आदमी को नीरज के कहने पर गायब कर दिया गया होगा। पर फिर उसे पता चलता है कि वो आदमी मार दिया गया है, जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद वो सीधे नीरज के पास जाता है और कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने उस आदमी को मार डाला, क्योंकि हमने भिखारियों को मारने की डील नहीं की थी। पर तभी नीरज उससे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे कोई सवाल मत पूछना। मैंने ये भी कहा था कि तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग का काम करना है, तुम्हें तो मैंने किसी को मारने को नहीं बोला। वो आगे बोलता है कि वैसे भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए चारों को काम होने के साथ साथ खत्म करना होगा। जिस पर दीपक नीरज से कहता है ये काम मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन फिर नीरज उसे डराता है कि भूलो मत, तुम्हारी भी फैमिली है, तुम काम नहीं करोगे तो उनकी जान भी जा सकती है। हालांकि मैं ये काम नहीं करूंगा, पर इस काम के पीछे बड़े बड़े लोगों का पैसा है और जब उन्हें तुम्हारी बगावत का पता चलेगा तो मैं इस बात की गारंटी नहीं ले पाऊंगा कि वो तुम्हारी फैमिली को कुछ ना करे। इस तरह अब ना चाहते हुए भी दीपक को नीरज की बात माननी पड़ती है, क्योंकि फैमिली की चिंता उसे मजबूर कर देती है। खैर, अब ये काम आगे बढ़ता है और दूसरे आदमी की कंपनी के जरिए उनका पैसा सिद्धप्पा के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि ट्रांसफर से पहले उन सभी का बायोमेट्रिक होता था, जिसके बाद उस आदमी को मार दिया जाता था। तो इस तरह दूसरे आदमी को भी मार दिया जाता है और फिर बारी आती है देवा की।
फिर जब उसकी कंपनी बन रही थी तो उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में सारे कागजों पर साइन किए और वहाँ उसे थोड़ा अंदाजा लग गया था कि इस कंपनी में पैसा आने वाला है जिससे वो कंपनी रन करेगी। तो इस तरह आखिरकार देवा के नाम पर वो कंपनी बना दी जाती है और फिर बायोमेट्रिक के बाद उसे भी लोगों के हवाले कर दिया जाता है। और जैसे ही वो लोग उसके पास आते हैं वैसे ही वो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इसमें देवा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे वो बाकी लोगों के बात करने से इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि उसके पिछले साथियों को इन्हीं लोगों ने मारा था और ये लोग अब इसको भी मारने वाले थे। लेकिन तभी अचानक लोबो के पास दीपक का फोन आता है जो उससे कहता है कि अभी देवा को कुछ मत करना क्योंकि उसके अकाउंट का पैसा अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। पर इससे पहले कि वो लोग देवा को पकड़ पाते इस बीच वो उनसे बचकर भाग निकलता है। असल में देवा को पता चल गया था कि ये लोग उसे भी अब खत्म करने वाले हैं। अब वो जैसे तैसे वहाँ से भागता है लेकिन लोबो और उसके आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसको पकड़ नहीं पाते और देवा काफी दूर निकल जाता है। इसके बाद जब दीपक वहाँ लोबो के पास पहुँचता है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। वो चीखता है कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती से 10,000 करोड़ रुपए रिस्क में पड़ चुके हैं और अगर देवा नहीं मिला तो ये सारा पैसा हमारे हाथ से निकल जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। उधर देवा भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात समीरा नाम की लड़की से होती है। अब वो उसके पास जाकर बैठ जाता है क्योंकि उस वक्त वो काफी डरा हुआ था। लेकिन फिर वो देखता है कि वो लड़की रो रही है। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाता वो खुद अचानक से बेहोश हो जाता है। अब समीरा ये चीज देख लेती है और फौरन उसे होश में लाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद शुगर लेवल की वजह से वो बेहोश हुआ होगा, इसलिए वो फौरन अपने पास से एक चॉकलेट निकालकर उसे दे देती है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अब भी रोए जा रही थी क्योंकि वो यहाँ पर राजू नाम के लड़के का इंतजार कर रही थी जो उसका बॉयफ्रेंड था और आज वो उसके साथ यहाँ से भागने वाली थी। पर अब तक उसे अंदाजा हो चुका था कि राजू ने उसको धोखा दिया है क्योंकि वो वहाँ पर नहीं आता और इसीलिए वो चुपचाप बैठे बस रोए जा रही थी। अब वो अंदर से काफी टूट जाती है क्योंकि इस सब के बाद उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे, इसलिए अब वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन ये देखकर देवा उसे बचा लेता है। वो कहती है कि जिस लड़के को वो प्यार करती थी अब वो उसको धोखा दे गया, फिर आखिर वो किसके लिए जिए। तो देवा कहता है कि वही तो गया है, तुम तो मौजूद हो, तुम अपने लिए जियो ना। क्या उससे शादी करना ही तुम्हारे जीवन का मकसद था या तुमने उसके बाद भी कुछ करने का सोचा था? और अगर सोचा था तो अब उसी काम को करो, बेवजह मरने के पीछे क्यों पड़ी हो? पर इतने पर भी जब समीरा देवा की बातों को नहीं समझती तो वो उसके साथ ही रहता है ताकि समीरा अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। फिर बातों ही बातों में वो उससे कहता है कि मुझे अपने दीपक सर को कॉल करना है, इसलिए मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए, क्या मिल सकता है? अब समीरा उस पर भरोसा करते हुए उसे अपना मोबाइल दे देती है, जिसके बाद देवा सीधे दीपक को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि सर, लोबो बहुत बुरा आदमी है और मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग पता नहीं मुझे क्यों मारना चाहते हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। दीपक उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो और बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ पर हो? तो देवा कहता है कि सर, मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, आप यहीं आ जाइए। पर जब थोड़ी देर हो जाती है और दीपक वहाँ नहीं आता तो देवा देखता है कि समीरा भी वहाँ से जा रही है, इसलिए वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे अपने साथ एक मस्जिद के बाहर छोड़ देना, मुझे भूख लगी है और मेरे पास पैसे नहीं है। हालांकि उसको सूट बूट में देखकर समीरा समझ जाती है कि वो मजाक कर रहा होगा, इसलिए वो उसे ड्रॉप करने को मान जाती है। इस तरह समीरा उसे ऑटो में बैठाती है और मस्जिद के पास छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है। और जब वो घर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उसके घर वाले बवाल मचा देते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका था कि वो घर से भागकर गई है। अब समीरा अपने घर वालों की बातों से परेशान होकर रो रही थी कि तभी अचानक दीपक उसके नंबर को ट्रेस करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि देवा कहाँ है? तो समीरा पूछती है कि कौन देवा? जिस पर वो बताता है कि वही आदमी जिसने तुम्हारे फोन से मुझे कॉल किया था। वो कहता है कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा लेकिन वहाँ वो नहीं था और फिर मैंने तुम्हारे नंबर को ट्रेस किया और यहाँ तक आ गया, तो बताओ वो कहाँ है? अब समीरा उसे बताती है कि देवा उसे रेलवे स्टेशन पर जरूर मिला था, लेकिन फिर उसने उसे मस्जिद के बाहर छोड़ दिया था। ये सुनकर दीपक फौरन उस मस्जिद की तरफ निकल जाता है, जबकि समीरा के घर वाले समीरा को घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि समीरा देवा नाम के लड़के के साथ भागी होगी, जिसका रिश्तेदार दीपक होगा जो उसके बारे में आकर उससे पूछ रहा था। उधर हम देखते हैं कि देवा पूरी रात इधर उधर भटकता रहता है, जबकि दीपक उसे शहर में हर जगह ढूंढता रहता है। और फिर जब सुबह होती है और देवा किसी जगह पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है तो तभी उसे वापस से समीरा अपने सामने दिखती है। वो उसे हाथ दिखाकर उसके पास जाता है, लेकिन उसको देखकर समीरा गुस्से से भर जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? और वैसे भी तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे पीछे पीछे मेरे घर आया था, उसके पास क्यों नहीं चले जाते?
तो इस तरह देवा को पता चलता है कि दीपक उसको ढूंढ रहा है, इसलिए वो समीरा से वापस फोन मांगता है ताकि वो दीपक से बात करके उसे बता सके कि वो इस वक्त कहाँ पर है। लेकिन इस बार समीरा अपना मोबाइल देने से मना कर देती है और वहाँ से एक लेडीज हॉस्टल में चली जाती है। पर इस बीच अचानक देवा की नजर दीपक पर पड़ती है और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो उसे इतने में पता चल जाता है कि दीपक भी उन लोगों के साथ है और उसे मारना चाहता है। ये देखकर अब देवा उल्टे पैर वहाँ से वापस भाग जाता है, पर तभी लोबो और उसके आदमी उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर जंगल में उनके बीच जोरदार फाइट होती है जिसमें देवा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर फिर भी वो जैसे तैसे वहाँ से निकलकर भाग जाता है। अब वो अकेला था और शहर में किसी को नहीं जानता था, उसका तो कोई परिवार भी नहीं था। लेकिन तभी उसे समीरा का ध्यान आता है क्योंकि वही थी जो उसे जानती थी, इसलिए वो चाहता था कि उसकी मदद से वो पुलिस के पास जाए और अपनी जान बचा सके। तो इस तरह उसे वो लेडीज हॉस्टल याद आता है जहाँ समीरा को उसने आखिरी बार जाते हुए देखा था, इसलिए अब वो सीधा उसी लेडीज हॉस्टल पहुँचता है जहाँ उसे देखकर समीरा एकदम से शॉक हो जाती है। लेकिन इस वक्त वो इतना घायल था कि उसे डॉक्टर की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हालांकि इसके बाद वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन देवा उसे बताता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो डॉक्टर का बिल नहीं दे पाएगा। तो इस तरह आखिर में जैसे तैसे करके समीरा उसका बिल चुका देती है और उससे कहती है कि आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हम नीरज को देखते हैं जो देवा के गायब होने की खबर मिलते ही दीपक के पास आया था। वो दीपक से कहता है तुम्हारे पास देवा को ढूंढने के लिए काफी कम वक्त है, इसलिए जल्दी उसको ढूंढो क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों ही खतरे में आ जाओगे। ये सुनकर दीपक काफी डर जाता है क्योंकि जिस फैमिली के लिए वो बाहर निकल कर आया था आज वही फैमिली उसकी वजह से खतरे में पड़ चुकी थी। अब अगले दिन देवा फिर समीरा से मिलता है। वो कहता है कि दीपक सर और उनके लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनकर अब समीरा सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो लोग इस भिखारी को क्यों मारना चाहते हैं। फिर वो देवा से ही पूछती है कि तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो तुम्हारी जान बचा सकता है या उसे तुम्हारे बारे में पता हो। तो देवा कहता है कि हाँ, मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके पास खुद दीपक सर मुझे लेकर गए थे। तो इस तरह ये दोनों उसके पास जाते हैं और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम नारायण था जो कि असल में रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करता था। पर यहाँ इन दोनों को खबर मिलती है कि नारायण तो मर चुका है और फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में काम होने के बाद नीरज ने नारायण को भी मरवा दिया था ताकि किसी भी तरह का कोई मीडिएटर इस काम के बीच में ना रहे। लेकिन देवा को याद आता है कि उसके पास नारायण का कार्ड था जो उसने पहली मुलाकात पर उसको दिया था, इसलिए अब उसी कार्ड को लेकर देवा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात अशोक नाम के पुलिस ऑफिसर से होती है। इसके बाद वो अपनी सारी परेशानी अशोक को बताता है और उसके सामने वो सारे राज खोल देता है जो उसे पता थे। वो कहता है कि सर, मैं एक भिखारी हूँ और उन लोगों ने मुझसे कुछ ऐसा काम करवाया है जो बहुत ही बड़ा घोटाला है और जब मेरा काम खत्म हो गया तो वो लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। अब धीरे धीरे अशोक उससे सारी चीजें पूछ लेता है और एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ता जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो जगह कौन सी थी जहाँ वो काम हुआ था। तो देवा उसे एक बिल्डिंग के बारे में बताता है और फिर जैसे तैसे रास्ते को याद करते हुए उसे उस बिल्डिंग तक ले जाता है। यहाँ पर अशोक देखता है कि ये तो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसलिए अब वो उस आदमी की डिटेल्स पता करता है जिसके नाम पर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है और फिर खुलता है एक बहुत बड़ा राज जिसमें उसे पता चलता है कि ये बिल्डिंग असल में जिस आदमी के नाम पर है वो तो झुग्गी बस्ती में रहने वाला एक गरीब आदमी है जिसको शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा। तो इस तरह अब अशोक को शक हो जाता है कि ये लोग एक बड़ा स्कैम कर रहे हैं और ठीक ऐसे ही इन्होंने देवा को विक्टिम बनाकर कोई बड़ा स्कैम किया होगा। उधर दीपक का हाल भी खराब था क्योंकि उसे पता चल गया था कि समीरा देवा की मदद कर रही है, इसलिए अब वो समीरा के पास पहुंचता है और गन दिखाकर उससे पूछता है कि देवा कहाँ है। वो धमकाता है कि अगर देवा नहीं मिला तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब समीरा इस धमकी से काफी डर जाती है और दीपक को बताती है कि वो पुलिस स्टेशन गया है क्योंकि उसे किसी रजिस्ट्रार से मिलना था और उसके पास एक नारायण नाम के आदमी का कार्ड भी था। फिर ये सुनते ही दीपक फौरन पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़ता है और वहाँ वो इंस्पेक्टर अशोक से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि अशोक वहाँ नहीं था बल्कि वो तो देवा के साथ निकल गया था। इधर उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के एक कमरे में अशोक और देवा को ढेर सारा पैसा मिलता है जहाँ देवा ने नारायण से डील की थी
और वो यहाँ तक इसीलिए पहुँच पाया था क्योंकि बायोमेट्रिक होने की वजह से वो आसानी से वहाँ एक्सेस कर सकता था। अब ये सब देखकर अशोक देवा से कहता है कि तू तो बहुत बड़ा आदमी निकला, इतना कि तुझे खुद पता नहीं। अशोक कहता है तुम्हारे पास तो करोड़ों रुपए हैं, इतने कि तुम मुंबई, चेन्नई, तिरुपति के भिखारियों को जिंदगी दे सकते हो, और इतना करने के बाद भी तुम्हारे पास आधे पैसे बच ही जाएंगे। पर तभी देवा सिर झुकाकर कहता है कि सर, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये पैसे आप रख लीजिए, लेकिन मुझे बस इस झमेले से निकाल दीजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दीपक नीरज के लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, और इससे पहले कि कुछ और हो, दीपक से गोली चल जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि गोली की आवाज से डरकर देवा वहीं रुक जाएगा। पर अब देर हो चुकी थी और वो गोली अशोक को लग चुकी थी, जिससे उसकी जान जा चुकी थी। ये देखकर अब दीपक को बहुत अफसोस होता है और उसका चेहरा पछतावे से भर जाता है, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन एक एक करके सारे लोग मर चुके थे। खैर, अब ये देखकर देवा फौरन वहाँ से भाग निकलता है और वापस से समीरा के पास पहुँचता है। समीरा को लगता है कि वो फिर से कोई मदद मांगने आया है, लेकिन इस बार देवा खुद उसकी मदद के लिए आया था। वो उससे कहता है कि जो लोग मेरे साथ थे वो सब अब मारे जा चुके हैं। जिस नारायण के बारे में मैंने तुम्हें बताया वो भी मारा गया। इसके बाद इंस्पेक्टर अशोक ने मेरा साथ दिया, लेकिन दीपक सर ने उसको भी मार डाला। इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग अब तुम्हारे पीछे आएंगे, क्योंकि उनकी नजर में मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ और तुम मेरी मदद कर रही हो। तो चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं, तुम्हें किसी सेफ जगह पर छोड़कर मैं हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। इस तरह अब ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं, और इसी बीच अचानक रास्ते में उन्हें एक अनजान डेड बॉडी मिलती है, जिसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पर देवा को अपना मकसद याद आता है, जो था किसी भी अनजान लाश को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना और उसे मुक्ति दिलाना, जैसा कि उसने मंदिर में बैठकर पुजारियों से सुना था। इसलिए अब उसे कैसे भी करके इस बॉडी को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना था। पर दिक्कत ये थी कि उसके पास ना तो वक्त था और ना ही वो पैसे। तो अब उसे उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का वो कमरा याद आता है जहाँ बहुत सारा पैसा था। इसलिए अब वो समीरा के साथ वहाँ जाता है और ढेर सारा पैसा ले आता है, और इतना पैसा देखकर समीरा भी शॉक हो जाती है। इसके बाद वो उन पैसों से उस अनजान व्यक्ति की डेड बॉडी के लिए एक शानदार अंतिम विदाई की तैयारी करता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अच्छे से उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। अब उनके पास ढेर सारा पैसा था, इसलिए वो उसे गरीबों और भिखारियों में बांटने लगते हैं। पर पैसे बांटते वक्त देवा को एक चीज समझ में आती है। वो सोचता है कि इन पैसों को वो इस तरह से कभी भी सही जगह तक नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए उसे वो पैसा भिखारियों के नाम करना चाहिए। इसके लिए उसे दीपक सर से बात करनी होगी। इसलिए अब वो दीपक को कॉल करता है और कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लेने आ जाओ। अब दीपक को मालूम था कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसका हल उसे नहीं दिख रहा, इसलिए वो फौरन अपनी फैमिली को दुबई भेज देता है, क्योंकि वो उन्हें किसी खतरे में नहीं देखना चाहता। इसके बाद दीपक देवा के बताए रास्ते पर पहुंचता है और उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी अचानक देवा पीछे से आता है और दीपक के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो दीपक को बांध कर अपने घर ले जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग हमें क्यों मारना चाहते हो। लेकिन दीपक अब बदल चुका था और वो देवा के साथ था, इसलिए वो देवा को सब कुछ बता देता है और कहता है कि हम दोनों को मिलकर उन लोगों के चंगुल से निकलना होगा, क्योंकि वो लोग इतने बड़े हैं कि हमें नहीं छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालेंगे। पर देवा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो अब भी उसे शक की नजर से देखता है। इसलिए दीपक उसे यकीन दिलाने के लिए कहता है कि जिन 4 लोगों को हम लाए थे उनमें से एक अभी भी जिंदा है, वही खुशबू, और इस बारे में नीरज या उसके लोगों को नहीं पता। दीपक कहता है कि मैंने उसका काम करवाने के बाद कैसे भी करके उसे वहाँ से निकलवा दिया था और उन लोगों से झूठ बोल दिया था कि मैं उसे ठिकाने लगा चुका हूँ और ऐसा ही मैंने तुम्हारे साथ करने का सोचा, लेकिन तुम आखिरी वक्त पर वहाँ से भाग निकले, जिससे मेरे लिए ये सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो गई। मैं तुम्हें मरने देना नहीं चाहता था। अब देवा कहता है कि अगर खुशबू जिंदा है और तुम मुझे उससे मिलवाओ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फिर जो कहोगे वो मैं करूंगा। तो इस तरह अब दीपक देवा को खुशबू से मिलवाने ले जाता है, जो एक हॉस्टल में थी। असल में खुशबू का 9वां महीना चल रहा था और उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। अब देवा उसे देखकर बहुत खुश होता है, मानो वो अपनी सगी बहन से मिला हो। लेकिन तभी नीरज और उसके लोग हॉस्टल पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको दीपक पर शक हो चुका था और वो उसका नंबर ट्रेस कर रहे थे। फिर यहाँ पर खुशबू को देखकर वो समझ जाते हैं कि दीपक ने उनको धोखा दिया है, इसलिए वो खुशबू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर दीपक के पास गन थी, इसलिए वो नीरज के लोगों का सामना करता है और उन्हें आगे आने नहीं देता। लेकिन इस बीच उसको कुछ गोलियां लग जाती हैं और वो भी अपना दम तोड़ देता है, पर फिर भी दीपक ने अपना काम पूरा कर दिया था। वहीं इस बीच देवा समीरा और खुशबू को हॉस्टल से बाहर निकाल चुका था, लेकिन दूसरी तरफ बाहर निकलते ही खुशबू की डिलीवरी का समय हो जाता है, जिसके बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। पर इस सब में वो अपनी जान गंवा देती है,
क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से उसका काफी खून बह चुका था। देवा, जो उसे अपनी बहन मानता था, वो बिलख बिलख कर रो पड़ता है, क्योंकि आज उसे एहसास हुआ था कि परिवार के होने का मतलब क्या होता है। उसके दिल में दीपक सर के लिए आंसू थे, जिसने उसकी हमेशा मदद की और ये नई जिंदगी दी। फिर देवा समीरा से कहता है कि ये लोग भिखारियों और गरीबों को कुछ नहीं समझते, इसलिए अब वक्त है कुछ करने का। फिर देवा वो 10,000 करोड़ रुपए निकालता है और उसे एक ट्रक में भरकर सीधा नीरज के घर के सामने जाकर पटक देता है। इसके बाद वो मीडिया को खबर करता है, जो फौरन वहां पहुंच जाती है और नीरज पर सवालों की बौछार करने लगती है। तभी अचानक नीरज को एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसमें दीपक की एक वीडियो थी जो नीरज के स्कैम के बारे में सभी को बता रहा था। अब नीरज समझ जाता है कि अगर ये पेन ड्राइव लोगों तक पहुंची तो मैं खत्म हो जाऊंगा, इसलिए अब वो देवा से सेटलमेंट करने की कोशिश करता है, जिस पर देवा कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बस तुम इतना करो कि 24 घंटे भिखारी बनकर रहो। अब नीरज के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो भिखारी बनकर सड़क पर निकल पड़ता है। उधर उसके लोग देवा को ढूंढने में लगे होते हैं, लेकिन देवा उल्टा नीरज के पास जाता है और फिर उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है और आखिर में देवा नीरज को जान से मार डालता है। पर आज उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, क्योंकि उसकी नजर में ये करना जरूरी था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि अगली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार और दमदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।